Hello, students. A very warm welcome to you all to this session. Today, I am going to start a new chapter of that is genetics and evolution, principles of inheritance and variation. Today, I am going to discuss a bit of introduction part, and then we'll discuss a very interesting facts about the genetics. And this chapter is very interesting. I want you all to attend this session till the last. Okay? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स बिफोर गोइंग टू द चैप्टर आई हैव टू आस्क यू वन क्वेश्चन हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाई अ ह्यूमन बीइंग always give birth to a human baby? Why she can't give birth to a like I mean monkey baby or any kind of animal's baby? Why a mango plant always give rise to the mango fruit? Why? That there must be some reasons. And why the siblings resemble same? Have you ever wondered about these questions? See, what happens is that what if a gene, see, the parent or the baby is inherited, what if a gene she has taken from the parents that will reflect in the phenotypic, I mean the morphological appearance or the outside appearance you can say. ठीक है, जो भी जीन इनहेरिट करते हैं बेबीज पेरेंट्स के थ्रू, ओके, सो दैट जीन विल रिफ्लेक्ट इन देयर बॉडी और उसी जीन के थ्रू हम उसकी फिनोटाइपिक अपीयरेंस को देख सकते हैं, राइट? उसकी जो बाहर की स्ट्रक्चर है हम वैसा देख सकते हैं. तो इसलिए ह्यूमंस की जो बेबी है वो ह्यूमन से जन्म देते हैं, जो डंकी है वो डंकी, जो मंकी है वो मंकी बेबीज, मैंगो प्लांट सिर्फ मैंगो फ्रूट देते हैं. तो ये जो कंप्लीट, जो मैंने आपको एक कंप्लीट एग्जाम्पल्स दिया, वो सारे हम जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, राइट? जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बेसिकली जीन लेवल पे हम स्टडी करते हैं कि जो भी जीन प्रेजेंट होती है इन द ह्यूमन बॉडी, दैट जीन गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू द ऑफस्प्रिंग. दैट मीन्स यू कैन से कि जो बेबी रिप्रोडक्शन के बाद जो न्यू बेबी फॉर्म होता है, दैट बेबी that means that the characters from parents to offspring is always passed from generation to generation, and that is nothing but the genetics. Okay, clear है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को पढ़ के ये चैप्टर. सो जस्ट बी विद मी विद दिस चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जो जैसे कि अभी मैंने कहा हम जीन लेवल पे इसको स्टडी करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जेनेटिक्स. इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद heredity and variation. Okay, so this is the branch of science that will deal with the heredity and variation, right? तो ये बहुत इतना अच्छा चैप्टर है कि आपको एकदम जीन लेवल पे इसको पढ़ने का मौका मिलेगा. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता होंगी इस चैप्टर को पढ़ के, राइट? तो अब हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है, ये दो एक नई टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, जेनेटिक्स वही है जिसको हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं. ये जानना भी ज़रूरी है कि हु गेव द टर्म जेनेटिक्स. इट वाज गिवन बाय विलियम बैटसन इन द ईयर 1906, हु डिराइव्ड इट फ्रॉम द वर्ड जेनेसिस, दैट इज मीनिंग टू ग्रो और टू बिकम. दैट मीन्स ये जो जेनेटिक्स जो वर्ड आया है ना, ये यहीं से आया है, दैट इज जीनेसिस. क्लियर है? तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ जीनेसिस इज? इट्स मीन टू ग्रो और टू बिकम. क्लियर है? तो डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. देखो अभी हम कैसे दिखते हैं, हम किसी और की तरह तो नहीं दिख सकते ना, हम अपने पेरेंट्स को ही रिजेंबल करते हैं. हम बेसिक एग्जाम्पल ह्यूमंस पे सेट कर रहे हैं, हम कोई और एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हैं आपको. आई एम जस्ट गिविंग यू दिस सेटिंग विद एग्जाम्पल फॉर ह्यूमंस. सी, इफ यू विल सी टू मी एंड माई पेरेंट्स, डेफिनेटली आई एम हैविंग सम रिजेंबलेंस विद दैम बिकॉज I am their children, right? So I am his daughter. So both the parents, something gene, both parents has the gene. जब भी एक बेबी का फॉर्मेशन होता है तो दोनों पेरेंट्स का जीन होता है. इट्स नॉट द सिंगल पेरेंट. बोथ मदर एंड फादर द जीन कंबाइन एंड ऑल द कैरेक्टर्स विल ट्रांसमिट फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, जो बेबी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो ट्रांसफ़र होंगी. जैसे कि आँख कैसा है, नाक कैसा, फिनोटाइपिक. और जीन में भी अगर जीन लेवल भी मैच करते हैं, राइट? कि अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हम उसकी
जीन को, पेरेंट्स के जीन लेवल को चेक करके पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में उस बेबी को उस जीन से खतरा है कि नहीं। अगर द सेम जीन इज प्रेजेंट इन दैट बेबी तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि कैंसर, राइट, जैसे कि कैंसर है ना। तो अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर है, फैमिली में किसी को, मे बी द दादी या मम्मी या किसी को, तो 90% के ऊपर चांसेस होता है कि दैट बेबी इज गोइंग टू हैव कैंसर इन फ्यूचर। तो अगर उस जीन का पता चल जाए कि अगर वो जीन जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं, या हम उस जीन को, क्योंकि आजकल जीन म्यूटेशन का भी हम पढ़ाने वाले हैं, जीन को म्यूटेट करके बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी, बहुत सिंपल में कह सकती हूँ कि जो अगर हम पता कर सकते हैं उस जीन के थ्रू, वो जीन जो पेरेंट्स में प्रेजेंट है वही जीन चाइल्ड में भी प्रेजेंट है, तो हम उसको म्यूटेट करके उस जीन को रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना, ताकि हम उस इंसान में कैंसर रोक सकते हैं अगर वो पहले जान पाए। तो नहीं जान पाते हैं तो वो कैंसर होता है फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को रहता है, राइट। तो ये जीन लेवल पे काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। वेरिएशन इज द डिफरेंस अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स। तो वेरिएशन, जो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, एग्जैक्टली अगर हम कार्बन कॉपी अपने पेरेंट्स का नहीं होता, थोड़ा तो डिफरेंसेस होगा ना, तो उसी को कहते हैं वेरिएशन, जो है डिफरेंस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स। मतलब बेबी और पेरेंट्स के बीच जो हल्की सी दो डिफरेंसेस होती हैं उसी को कहते हैं क्या, वेरिएशन, राइट। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। पहले लाइक बिफोर व्हाट ह्यूमंस यूज टू नो अबाउट द वेरिएशन, उनको वेरिएशन के बारे में एक गलत कंसेप्शन थी। उनकी कंसेप्शन थी 8000 to 1000 BC में। उनका कंसेप्शन ये था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दैट जनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बेबी होगा एंड दैट विल कंटिन्यू, हेरिडिटरी होगा, वो जो कैरेक्टर्स होंगे वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास होंगे। लेकिन पहले की ये जो गलत फहमी थी उन लोग के अंदर कि ये जो वेरिएशन हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। ह्यूमंस पहले जानते थे, लेकिन जब जेनेटिक्स आया तो उनका कंसेप्शन थोड़ा क्लियर हुआ अबाउट द जेनेटिक्स, राइट। एक्सप्लॉइटेड वेरिएशंस प्रेजेंट इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट ऑर्गेनिज्म विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स। तो अगर हम जैसे कि जो ब्रीडिंग कहते हैं, ब्रीडिंग, हैव यू हर्ड अबाउट द ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग। ये सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग मेंडल, जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ग्रीगर जोहान मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने स्टार्ट किया था प्लांट ब्रीडिंग। अब तो हर चीज़ की ब्रीडिंग करवाई जाती है। आप देखो, लौकी देख लो, जो नेचुरल लौकी होती है उसकी एक शेप होती है, अब उसकी इंजेक्शन लगवा देते हैं, उसको हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो। हाइब्रिड जो उसको कहते हैं, जो हाइब्रिड जो है हेल्थ के लिए सही नहीं होता। एवरीथिंग वी शुड टेक द प्योर वन, लेकिन इतना पॉपुलेशन बढ़ गया कि हर किसी को प्योर मिलना इम्पॉसिबल है, राइट। तो क्या होता है कि वही जो हाइब्रिड है ना, सबसे पहले जेनेटिक्स में मेंडल साहब ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि प्लांट को हम, एक प्लांट दूसरा प्लांट को अगर हम ब्रीड करवाते हैं उसका प्रोडक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम कैरेक्टर्स जो है सेलेक्टिवली ब्रीड कर सकते हैं कि हम किसको किसको ब्रीड करवाना है और हम एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकें। दैट इज़ नथिंग बट द जेनेटिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड काउ, सहियाल काउज इन पंजाब। जैसे कि एक बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल है सहीवाल काव पंजाब में, जिसको ब्रीड करके इन्होंने आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया है टू डिफरेंट वो जेंडर को। जैसे कि दो डिफरेंट को सेलेक्ट करके उसको उन लोगों ने लैब में रिजल्ट देख के एक नए काव का ब्रीड करवाया है, सहीवाल काउज। क्यों करवाते हैं ब्रीडिंग? क्योंकि ब्रीडिंग प्रोडक्ट, जो ब्रीड किए हुए एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देते हैं। जैसे अगर सहीवाल काउज इन पंजाब के बारे में देख लें तो वो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन देंगे। अगर ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो मिल्क वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा लोगों को मिल्क भी मिल गया, प्लस दे विल गेट द मनी, राइट। तो इसीलिए ब्रीडिंग करवाई जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। अगर हम प्योर खाने के चक्कर में रहेगा तो आधा पॉपुलेशन यूं ही बगैर खाए मर जाएगी, राइट। तो इसीलिए ये जो हाइब्रिड किस लिए किया जाता है, दिस इज़ द ओनली वे। हाइब्रिड इसीलिए किया जाता है ताकि हर किसी को खाना उपलब्धि हो,
कि क्योंकि आजकल जैसे कि पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं तो लोग पहाड़ काट के भी घर बना रहे हैं, जब स्पेस ही नहीं रहेगा तो देर इज़ नो मैटर ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। तो इसीलिए ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का जो बात कहा गया है, इसको आर्टिफिशियली सेलेक्ट करके लोग ब्रीडिंग करवाते हैं, बी इट अ प्लांट ब्रीडिंग और बी इट एनिमल्स ब्रीडिंग, राइट। चलो अब हम बात करते हैं मेंडल साहब की। मेंडल साहब जो थे वो ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है। तो हिज फैमिली कंडीशन वाज नॉट अप टू द मार्क, उनकी फैमिली कंडीशन वैसे थी नहीं कि वो पढ़ाई कर सके, राइट। तो उन्होंने अपने ट्यूशन्स करके और उन्होंने आगे की पढ़ाई कंप्लीट की थी। फिर उनको बहुत वीना इंस्टीट्यूट ऑफ वीना भेजा गया था उन्हें। तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करने के बाद 12th स्टूडेंट्स को वो क्लासेस लेते थे, उनको कॉलेज में टीचिंग की जॉब मिल गई थी। तो व्हाट ही वाज डूइंग ना, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, उन्हें गार्डनिंग बहुत अच्छा लगता था। गार्डनिंग जैसे कि हर तरह की प्लांट को उनको प्रोड्यूस करना, और देखते थे, उनका दिमाग इतना शार्प था, ही यूज्ड टू सी एवरीथिंग एंड ही यूज्ड टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन दैट प्लांट। तो एक दिन अचानक जब वो क्या बोलते पी, आप जानते हो पी, छेमी जो होता है, पी दैट इज खेती कर रहे थे उसकी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की कि हम इसका अगर हम ब्रीड करवाते हैं दूसरे प्लांट स्पीसीज से तो क्या क्या आता है। तो वही उनकी एक्सपेरिमेंट ही हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक। तो ग्रीगर जोहान मेंडल इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, सो दिस यू हैव टू नो, अ वेरी फेमस नेम इन केस ऑफ जेनेटिक्स, राइट। Gregor Mendel developed the principles of heredity while studying 7 pairs of inherited characteristics in plants, pea plants, ठीक है। तो उन्होंने पी प्लांट्स को लिया और उन्होंने स्टडी किया, हेरिडिटी की स्टडी की कि कैरेक्टर्स कैसे हम नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे वो ब्रीड करवा के बहुत सारी चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किया, राइट। 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिया और जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ 7 पेयर्स, राइट। Although the significance of his work was not recognized during his lifetime, it has become the basis for the present day field of genetics. अब ऐसा है कि what work he did, nobody could believed about his work about the genetics. But later on what happened is that when Mendel died, जब वो मर गए, मरने के बाद ही इंसान को एक उनकी रिकॉग्निशन मिलती है, राइट। तो जब उनकी डेथ हो गई तो 3 और साइंटिस्ट आए और उन्होंने इनकी जो observations थी about the pea plants, about the experiment on genetics, what they did is that they again studied the Mendel's theory, and to the surprise, they were very surprised that that person was not recognized for his work. What happens is that जब उनको रिकग्निशन नहीं मिली तो इन 3 साइंटिस्ट ने उनको रिकग्नाइज करवाया कि सिंस ही इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड बट हिज वर्क इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। और आज भी अगर हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो मैंडल इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड, ओके, हिज वर्क इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंडल्स अप्रोच। हम मैंडल का अप्रोच क्या था, वो कैसे इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया था। पहले उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियल, दैट मीन्स टू डिफरेंट प्लांट्स को लेके पी प्लांट्स ही लिया था, कोई बड़ा होगा कोई छोटा प्लांट होगा, इस तरीके के, किसी का कलर डिफरेंट होगा, इस तरीके का बहुत सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट किया था। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको कहते हैं मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। applied statistical analysis and mathematical logic for biology problems। तो उन्होंने, उनका जो था ना फिजिक्स बहुत स्ट्रांग था और उनका एनालिसिस जो स्टैटिस्टिक्स बहुत उन्होंने स्टडी किया था। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का नॉलेज था उन्होंने बायोलॉजी में अप्लाई किया। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं लेकिन मैथ्स के अलावा, स्टैटिस्टिक्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। आज हम कोई भी रिसर्च करने जाते हैं, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स। इन दोनों के बगैर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मैथ्स इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, मैथ्स कहो, स्टैटिस्टिक्स कहो, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ती है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, इफ़ यू आर डूइंग इट इन ए लैब,
यू शुड नो अबाउट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिक्स, सारे लॉजिक में एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने ये बायोलॉजी में ये जो लॉजिक है उन्होंने लगाया, और देखिए बहुत अच्छा उन्हें उम्दा रिजल्ट मिला। लार्ज सैम्पलिंग साइज, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू डाटा। उनको सैम्पलिंग, जो सैंपल होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारे सैंपल को लार्ज अमाउंट में रखा। जो पी प्लांट होता है ना, वो अभी मैं रीजंस बताऊंगी मैंडल ने क्यों पी सेलेक्ट किया। वो कोई और प्लांट भी सेलेक्ट कर सकते थे, जिसका आंसर आपको एंड तक वीडियोस देखेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा, राइट। एक्सपेरिमेंट्स थ्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया थ्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, जैसे कि कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही प्लांट से जो पॉलिन्स है वो उसी प्लांट के फ्लावर्स को लेके वो पॉलिनेट करवा के कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, राइट। मैंडल इन्वेस्टिगेटेड टू अपोजिंग ट्रेट्स, टॉल एंड ड्वार्फ, येलो एंड ग्रीन सीड। तो उनका जो बेसिक पर्पस था, उन्होंने एक बड़े प्लांट लिए, एक छोटे प्लांट लिए, टॉल एक लंबा एक छोटा, और एक येलो सीड लिए और एक ग्रीन सीड लिए। तो इसी से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, राइट। तो ये जो चार्ट जो मैंने दिया है, ये चार्ट भी अक्सर आपको याद रखना होगा कि मैंडल ने जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स व्हाट ही इंक्लूडेड, जब उन्होंने पी प्लांट लिया तो सबसे पहला उन्होंने देखा स्टेम हाइट, स्टेम की हाइट, लंबाई कितनी है, ठीक है, टॉल या ड्वार्फ, इन दोनों को पढ़ा उन्होंने। फ्लावर कलर वायलेट वाइट, ठीक है। फ्लावर पोजीशन कैसा होगा, या तो फ्लावर पोजीशन एक एक्सियल होगा, एक टर्मिनल होगा, ठीक है। इन सारे कैरेक्टर्स को लेते हुए उन्होंने ये पी का एक्सपेरिमेंट को सक्सेस किया और जेनेटिक्स का एक बेसिक दिया कि दिस इज द बेस ऑफ जेनेटिक्स। इफ यू डोंट नो द मैंडल्स थ्योरी देन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट जेनेटिक्स, राइट। पोड शेप कैसा है, इनफ्लैटेड और कंस्ट्रक्टेड। पोड कलर कैसा है, ग्रीन और येलो। शीड शेप राउंड, रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन। तो ये जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स पी में लिया और फिर उन्होंने स्टडी किया कि उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करा के उन्होंने उसका रिजल्ट्स देखा और रिजल्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज के बारे में बताया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस यू इन नेक्स्ट क्लास, राइट। मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जो टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखना है, जो आपको नेक्स्ट क्लासेस एंड फ्रीक्वेंट क्लासेस ऑफ जेनेटिक्स में आपको लगेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहला है फैक्टर और जीन। जीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है इन जेनेटिक्स, जीन, राइट। फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। हेरिडिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जीन अगर एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन के लिए जो फंक्शनल यूनिट होता है उसी को जीन कहते हैं। कोई भी कैरेक्टर हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट कौन करता है, दैट इज जीन। एवरीथिंग हैज़ अ जीन, हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं, तो उसी जीन्स के थ्रू ही हमारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, एंड दैट इज नॉन एज द जीन। तो इसका जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखना है, समझ गए आप, राइट। लॉकस द पोजिशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स, सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम। तो हमारे जो जीन है वो कहाँ लोकेट होते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स में जो पोजीशंस, जिस पोजीशंस पे हमारे जीन प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहेंगे, लोकस, राइट। अब हम बात करते हैं एलील, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन फॉर ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ओके। तो एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, कोई भी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर एक कैरेक्टर ले तो दूसरा कैरेक्टर में अगर वो कौन सी क्रोमोसोम्स के लोकस पे प्रेजेंट होते हैं उसी को कहते हैं एलील, जिसके बारे में हम अभी क्लियर हो जाएंगे और जब हम आपको इसकी डायग्राम देके बताएंगे, राइट। नेक्स्ट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस, बाहर से अपीयरेंस। किसी भी जानवर को या किसी भी
एनिमल्स को अगर आप बाहर से देखते हो, द अपीयरेंस कैसा है देखने में, लंबा है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, एनीथिंग, दैट इज नॉन एज द फिनोटाइप. दैट मीन्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो जो भी हम बाहर किसी का भी अपीयरेंस देखते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो जीन्स के थ्रू ही आता है. जो भी जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसी के इन्फ्लुएंस से हमारा बाहर का कैरेक्टर्स जो है वो दिखता है. और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट. एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में एनवायरमेंट, राइट. नेक्स्ट है फिनोटाइप हो गया. जीनोटाइप. जीनोटाइप मतलब जीन लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे अगर हमारा जो बॉडी कंस्टिट्यूएंस है या कोई भी एनिमल, उसको जीन लेवल पे अगर हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, दैट इज जीनोटाइप, राइट. द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप. देखो कितना अच्छा है. जेनेटिक, जो भी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कहाँ से आएगा, उस बेबी का या हमारे में जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कहाँ से आया, हमारे पेरेंट्स का है. सिंपल सी बात है, राइट. तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन किसी भी इंसान में जो भी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है उसी के थ्रू वही रिफ्लेक्ट करेगा बाहर. अपीयरेंस कैसा होगा, जीन के थ्रू ही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा. दैट मीन्स फिनोटाइप, राइट. अब हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन ए पॉपुलेशन. दैट मीन्स फिनोटाइप, जैसे कभी मैंने कहा बाहर से देखने में कैसा है अपीयरेंस, तो करेक्ट प्रोपोर्शन, दैट इज यू कैन से रेशियो में, अगर हम रेशियो में किसी चीज़ को बताएं तो वो क्या होगा, दैट इज नॉन एज फिनोटाइपिक रेशियो. जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जो जीन लेवल पे, अगर हम जीन लेवल की बात करते हैं तो करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन, राइट. तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में हर क्लासेस में अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी आपको बताते जाऊंगे. पहले आपको टर्मिनोलॉजी जानना ज़रूरी है, राइट. होमोजाइगस, होमो का मतलब हो गया सेम, ठीक है. द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन्स इन एन एलेलिक पेयर फॉर ए कैरेक्टर, ठीक है. तो ये जो टी स्मॉल टी क्या है, ये अलील है, ठीक है. तो ये अलील जो है ये पेयर में है, राइट. तो यहाँ कहा जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल का जो जीन्स है वो एलेलिक पेयर फॉर ए कैरेक्टर में प्रेजेंट होगा, दैट इज होमोजाइगस. अब देखो जैसे कि ये टी, दैट मीन्स टॉल प्लांट को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे. ड्वार्फ है मतलब छोटा है, हम उसको डी से रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इट विद द डी, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन. कि देखो टॉल है तो कैपिटल टी, ड्वार्फ है तो हम इसे स्मॉल डी, ताकि पता चले कि वो उसका ऑपोजिट है, टॉल का ऑपोजिट ड्वार्फ, इसलिए हमने स्मॉल टी से रिप्लेसमेंट किया है. क्लियर है. सो तो ये है अबाउट द आइडेंटिकल जीन्स. तो होमो मतलब ये देख रहे हो कैपिटल टी, दोनों ही जो अलील्स हैं वो दोनों ही सेम रिप्रेजेंट करती है, टॉल है, इसके साथ किसी भी तरह की ड्वार्फ का मिक्स नहीं है. ड्वार्फ डिफरेंट है, स्मॉल टी, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको होमोजाइगस कहेंगे. क्लियर करना, टर्मिनोलॉजी से कोई छेड़छाड़ नहीं, राइट. हेटेरोजाइगस में क्या होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट हो जाएगा, राइट. तो द इंडिविजुअल हैविंग अनआइडेंटिकल जीन्स इन एन एलेलिक पेयर फॉर ए कैरेक्टर. अनआइडेंटिकल दैट मीन्स ये देख रहे हैं, ये तो कैपिटल टी टॉल हो गया, स्मॉल टी ड्वार्फ हो गया, ठीक है. तो ये दोनों साथ में क्यों लिखा गया है, दैट मीन्स ये जो हेटेरोजाइगस का मतलब हुआ कि टू डिफरेंट एलील. जब हमने होमोजाइगस की बात कही, सेम एलील प्रेजेंट है, राइट. कैपिटल टी दोनों ही टॉल है, स्मॉल टी दोनों ही ड्वार्फ है. क्लियर है. लेकिन जब हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया अलील को, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हम साथ में लिख रहे हैं. इसका मतलब क्या है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, ठीक है. कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, और इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस. टू डिफरेंट एलील्स आर देयर, सेम एलील्स नहीं है, डिफरेंट है, राइट. डोमिनेंट जीन, द जीन दैट एक्सप्रेसेस इट्स कैरेक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन. देखो अभी मैंने आपको हेटेरोजाइगस के बारे में बताया, राइट. दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी, ठीक है. टॉल है, ये ड्वार्फ है. ये जो कैपिटल टी है ना, ये डोमिनेंट रहेगा किसी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में. हम कोई भी किसी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर लिखें तो कैपिटल टी ऑलवेज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी. क्लियर है. तो
अगर हम इसको कहें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फिनोटाइपिक बाहर से देखने में कैसे रिप्रेजेंट करता है, बाहर से तो ये टॉल है, लेकिन ये जो छोटा टी जो आया है ना, ये जीनेटिक मतलब जीन लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो जीन लेवल पे है, जीन लेवल पे ही हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बाहर फिनोटाइपिक बाहर से कैसे ऑब्जर्व करते हैं, टॉल है भैया, क्योंकि टी डोमिनेंट है इस पे, टॉल इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, डोमिनेंट जीन, राइट। रिसेसिव जीन, द जीन दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये देखो स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव क्यों कहता है, क्योंकि ये जो जीन है ये अपना जो कैरेक्टर है इसको एक्सप्रेस करने में फेल हो गया है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको टी डोमिनेंट है, यहाँ स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव है, रिसेसिव जीन है जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर है, एक्सप्रेस कब करेगा, जीन लेवल पे करेगा वो एक्सप्रेस, हाइब्रिड होगा, राइट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं व्हाट इज हाइब्रिड। अभी हाइब्रिड के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था ना, द प्रोजेनी obtained by crossing two parents differ in characters। कोई भी प्रोजेनी या कोई भी बेबी जो फॉर्मेशन हुआ या ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स लिए हैं जिनका कैरेक्टर में डिफरेंस है, दे डिफर इन कैरेक्टर्स, दैट इज नॉन एज हाइब्रिड। क्लियर है। बैक क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ हिज पेरेंट्स, जो मैं अभी आपको बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस दोनों के डेफिनेशन अच्छे से डायग्राम देख के बताऊंगी, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, एंड यू नो F1 मतलब जब भी मेटिंग होगी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अभी मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में बताऊंगी ना, वहाँ आपको फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या होता है वो बताऊंगी, राइट। टेस्ट क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इज होमोजाइगस recessive parents, it is used to identify the genotype of the hybrid। तो टेस्ट क्रॉस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस हाइब्रिड का हम जीन लेवल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यस, अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों, जो कि मैंने बहुत पहले ये क्वेश्चन उठाया था आपसे कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया। वाई डिड ही सेलेक्टेड पी प्लांट ओनली, ही कुड हैव सेलेक्टेड एनी अदर प्लांट। उनके पास प्लांट की कमी थी क्या कि वो उन्होंने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, कोई तो कारण रहा होगा पी प्लांट सेलेक्ट करने का। देखो प्योर वैरायटी पी का जो है, ये जो पी है यू नो मटर जो होता है वो क्लाइंबर्स मतलब टेंड्रिल्स होते हैं उसमें, वो क्लाइंब के थ्रू मटर होता है, तो उसमें किसी तरह की किसी तरह की कोई हाइब्रिड यूज करने की जरूरत नहीं, वो एकदम प्योर फॉर्म में होता है मटर, राइट। पी प्लांट्स आर इजी टू कल्टिवेट, बहुत इजी होता है उन्हें कल्टिवेट करना। दूसरा पॉइंट, तीसरा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स आर ओनली फ्यू मंथ्स, जैसे आप लोग को पता है छेमी सिर्फ ठंडियों में पाई जाती है। अगर आप सीजनल में कहो तो छेमी जो है जो मटर है बस इट इज़ अवेलेबल ओनली इन द विंटर मंथ्स, तो इनकी जो ड्यूरेशन है बहुत कम ड्यूरेशन के लिए सर्वाइव होते हैं। तो अगर हमें कम ड्यूरेशन में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगे तो हमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा, राइट। क्योंकि देखो अभी हम प्लांट को उगाएं, एक्सपेरिमेंट कर लिए, रिजल्ट आ गया, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई प्लांट बहुत देर तक प्रोडक्ट देता है तो हमें रिजल्ट मिलना मुश्किल रहेगा, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया, बहुत कॉमन रीज़न है, राइट। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर ऑब्जर्व, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अगर हम टॉल लेंगे, टॉल और ड्वार्फ का कंबाइन करके देखें, अगर सीड राउंड और रिंकल्ड होता है तो उसमें कैसा होगा, ये सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया था। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, जो फ्लावर्स हैं वो नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। फ्लावर्स कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ओनली मैनुअली, जो फ्लावर्स हैं वो हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं लेकिन मैनुअली, दैट इज़ नॉट नेचुरली, लेकिन वो नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड के थ्रू ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हाइब्रिड्स जो है, हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। तो ये सारे जो रीजंस हैं ये काफ़ी थे मेंडल को हेल्प करने के लिए कि उन्होंने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का इनहेरिटेंस किसके थ्रू, किसने किया था, ये मेंडल जी ने किया था। अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, ये बार बार मैं आपको याद दिलाती रहूंगी, राइट। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स
differing in one pair of contrasting character is called monohybrid cross. He crossed tall and dwarf pea plants, collected seeds and grew to generate first hybrid generation. तो उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने टॉल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट लिया, एक जिन का इनहेरिटेंस किया उन्होंने, दो डिफरेंट जिन नहीं लिया, टॉल ही ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, एक टॉल लिया एक ड्वार्फ लिया, ठीक है ना। कलेक्टेड सीड, उन्होंने सीड को कलेक्ट किया और उसको बड़ा किया और फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन उसको प्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। F1 प्लांट्स में टॉल एंड नॉन वे डर्फ सेल्फ पॉलिनेशन किया F1 का, तो F2 जनरेशन हुआ। F2 जनरेशन में 1/4 वे ड्वार्फ 3/4 टॉल, और ये जो रेशियो है जो अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द डायग्राम इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो ठीक है, मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टॉल लिया, सबसे पहले टॉल लिखो और यहाँ ड्वार्फ लिखो। तो उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो उन्होंने टॉल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, उसको मेटिंग करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो सबसे पहले हम इसको गैमेट्स को लिख लेते हैं। देखो इसका गैमेट्स 2 कैपिटल टी है, तो हम इसको एक कैपिटल टी को लिखेंगे, यही इसका गैमेट होगा, और इसमें एक स्मॉल टी। तो जब इनके मैटिंग करवाएंगे, ये जो मैटिंग करवाए हमने, मैटिंग मतलब क्रॉस करवाएं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। और इसमें हम कहेंगे कि अगर हम जीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप मतलब जीन के लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो सब ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर हम फिनोटाइप कहते हैं, मतलब देखने में कैसे हैं, देखो जैसे कि मैंने कहा था कि मेटिंग तो हो गई, लेकिन कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट रहेगा स्मॉल टी पे, क्लियर है। तो फिनोटाइप कैसा होगा, देखने में बाहर अपीयरेंस कैसा होगा, टॉल होगा, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसको सेल्फ पॉलिनेट किया, इसको हमने सेल्फ पॉलिनेट किया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिलने के बाद हमने सेल्फ पॉलिनेट किया, दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। अब इन दोनों को हमने मेटिंग करवाया, तो सबसे पहले हम गैमेट लिख लेंगे। अब देखो, अब गैमेट हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो पहला गैमेट होगा कैपिटल टी होगा, 2 डिफरेंट एलिल्स प्रेजेंट हो तो हम दोनों एलिल्स को लिखना होगा हमें, क्लियर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। ये रहा, ये और ये, ठीक है। तो अगर हम इससे मेटिंग करवाते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, पहले इसको फिर इसको, ठीक है, फिर स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी, तो हम कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ। देखो जनरली क्रॉस कैसे करवाना है, हम दोनों जीन के साथ क्रॉस कराना है, ठीक है। पहला गैमेट है कैपिटल टी, तो वो क्रॉस होगा कैपिटल टी से, तो क्या गैमेट क्या हो गया, कैपिटल टी, ठीक है, मतलब टॉल हुआ, ठीक है ना। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का क्रॉस हुआ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब रह गया स्मॉल टी से हम कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे, तो स्मॉल टी से कैपिटल टी क्रॉस हुआ, कैपिटल टी, स्मॉल टी से स्मॉल टी का क्रॉस हुआ, दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये जो जनरेशन है दिस इज F2 जनरेशन, ठीक है, पहला हो गया F1 जनरेशन, दूसरा F2 जनरेशन। तब अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। जीनोटाइप मतलब आपको जीन लेवल पे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल टी, ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे काउंट करिए, कैपिटल टी मतलब टॉल एक ही है, तो हम इसको 1 लिखेंगे, हम रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कितने प्रेजेंट है, 1 2, दैट मीन्स ये हाइब्रिड है तो 2 है, इस 2, और स्मॉल टी कितने प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। ये तो रह गया जीनोटाइपिक रेशियो। अब हम बात करते हैं फिनोटाइपिक का।
फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा? फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा? फिनोटाइपिक रेशियो मतलब बाहर से अपीयरेंस। अब हम जीन लेवल पे नहीं स्टडी करेंगे। जीन लेवल पे जब हम स्टडी किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें 2 डिफरेंट एलील्स है। तो हम इसको जीन लेवल पे ये तो नहीं कह सकते ना कि वो जीन लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है उसे भी हमें लिखना पड़ेगा इन द रेशियो, ठीक है। तो पहला है 1 दैट इज टॉल, पीछे ड्वार्फ है लेकिन बीच में 2 हाइब्रिड प्रेजेंट है, और इसी से उन्होंने बहुत सारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था मेंडल जी ने। फिनोटाइपिक रेशियो कैसे होगा? टॉल होगा और ड्वार्फ होगा। जैसे कि कैपिटल टॉल, ये तीनों टॉल होगा, 1 2 3। कैपिटल टी 1 हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टी डोमिनेंट होगा। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, जब हम इसको फिनोटाइपिक, जब हम बाहर अपीयरेंस देख रहे हैं तो हम जीन लेवल पे स्टडी नहीं कर रहे हैं इसको। तो टॉल क्या होगा? 3 होगा, और ड्वार्फ होगा 1। ड्वार्फ मतलब ये सबसे छोटा है। स्मॉल टी सिर्फ एक ही है, लेकिन ये जो बाकी 3 है, कैपिटल टी अपने में टॉल है, सेकंड में कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, और थर्ड वाला कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी डोमिनेंट। तो कुल मिला के कितना हुआ? 3 टॉल हुआ, 1 ड्वार्फ हुआ। रेशियो समझ में आ गया? इसी तरह के रेशियो हम आगे डायहाइब्रिड क्रॉस में भी करने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि रेशियो कैसे निकाली जाती है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इज होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है? हाइब्रिड, जो भी मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज हाइब्रिड, और होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट, ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम आपको अच्छे से टेस्ट क्रॉस के बारे में दिखाएंगे। तो टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो हाइब्रिड पेरेंट बोला ना, और रिसेसिव, तो हम सिर्फ टॉल और ड्वार्फ के कैरेक्टरिस्टिक्स से ही हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिड टॉल और रिसेसिव ड्वार्फ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, और रिसेसिव ड्वार्फ कैसा होगा? क्लियर है? होमोजाइगस होगा, सेम होगा, लेकिन रिसेसिव होगा। रिसेसिव मतलब स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है ना। डोमिनेंट होता तो कैपिटल टी से, राइट। चलो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है गैमेट को लिखना, ठीक है। इसमें गैमेट क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें सिर्फ स्मॉल टी होगा, क्लियर है। तो अगर हम इसको मेटिंग करवाते हैं, अगर हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया एक, और एक स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों ही सेम होगा। अगर हम इसमें जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करते हैं, तो 1:1, दैट मीन्स टॉल है, ड्वार्फ है कि नहीं। और अगर हम फिनोटाइपिक के बारे में भी बात करते हैं, तो ये तो बाहर से देखने में टॉल डोमिनेंट है, तो 1:1, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं अबाउट जेनेटिक्स। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्लास, ओके, अबाउट द जेनेटिक्स, कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आया, तो you can comment me in the comment section, or you can WhatsApp me, okay. So with this I'll conclude my class today. Thank you so much.